ये बात आज से कोई तकरीबन 16-18 साल पहले की बात है। शारा फैसल पे मेरा दफ्तर होता था। शारा फैसल एक आम शाहराह है कराची की। दफ्तर के बिल्कुल साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर होता था। फू का आलम होता था, बंदा ना बंदे की ज़ात, खाली सन्नाटा। पता नहीं कब खान साहब कराची आया करते थे और कब चले जाया करते थे, कुछ पता नहीं लगता था। सियासतदान की ज़िंदगी में दौर आते हैं। उस दौर में अगर कभी कोई सियासी रैली निकालनी भी होती थी तो चंद गाड़ियों के अंदर कारकुनों को लाद के लाया जाता था और वो शारा फैसल पर लाकर चंद गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दी जाती थी। उन पे तहरीक इंसाफ के झंडे लग जाते थे। दौर की बात है, देखें दौर की बात बता रहा हूँ आपको। फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर बदल गया, सियासत बदल गई। अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और एक अल्टरनेटिव के तौर पर आ गई और लोगों ने इसको बहुत ही अहम तस्वुर करना शुरू भी कर दिया। कुछ अरसे बाद पहले सूबाई हुकूमत फिर वफाकी हुकूमत भी उनकी झोली में आ गई। अब मुल्क की सियासत किस समझ जाएगी, मुख्तसर रखूँगा। दौर की बात होती है, आपको बताया खान साहब का वो दौर भी था और अब ये दौर भी देखा कि उनकी मकबूलियत जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मुल्क भर में। इसी तरह कराची में भी सियासी नशेब व फराज सियासत में उनकी आए। एक दौर में खान साहब की सियासत के लिहाज से कराची में मकबूलियत इतनी नहीं थी और अब बढ़ गई। इसी तरह मुल्क में नहीं थी और अब बढ़ गई। और मुझे याद है, आज मेरे फाजिल मेहमान मेरे साथ ज़फ़र मोती साहब हैं। 2013 के इलेक्शन से पहले मैं और ज़फ़र मोती साहब बैठे हुए थे इसी तरह टेलीविज़न के ऊपर और हम डिस्कस ये कर रहे थे। ब्रेक के दौरान बात हुई तो इन्होंने मुझे तकरीबन ये भी बता दिया कि इनके अंदाज़े में इस दफ़ा खान साहब सीटें कितनी जीतेंगे 2013 के इलेक्शन में इंतखाबात में, और इनका अंदाज़ा लगभग आसपास ही था जितनी सीटें उनको मिली। तो ज़फ़र मोती साहब, बात कुछ ऐसी है कि सियासत में इसी तरह के नशेब व फराज आते हैं। कभी किसी लीडर का, किसी सियासतदान का एक वक्त आता है। एक वक्त बीबी साहिबा का भी आया, फिर एक वक्त नवाज़ शरीफ साहब का भी आया, फिर एक वक्त खान साहब का भी आया। लेकिन अवाम ये पूछती है कि अवाम का वक्त कब आएगा और उनको कब खुशहाली मिलेगी और कब उनको सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा, उनको महंगाई से कब निजात मिलेगी। इसके मुतालिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सियासत में तो इस तरह की सूरत हाल हो गई है कि सब लोग एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुए बैठे। जी ज़फ़र मोती साहब, आप पहले तो ये याद कर दिलाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे कभी भी कोई पीर बनने का शौक नहीं है। तो आप खुदा के वास्ते मिठाई लेकर हार लेकर नहीं पहुंचेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपना जब आप पूछते हो ना कि भाई ये महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, तो एक गाना है अदनान समी का जो कभी नहीं कभी नहीं, कभी झूठ में बोला हूं कभी नहीं, ये कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ये सुपर साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है फूड सप्लाई में, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये आप जैसे 2013 का याद रख रहे हैं तो ये प्रोग्राम भी याद रखिएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। सब्जियों में, आटे में, मुर्गी के प्राइसेस में, बकरे के प्राइसेस पर ये कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा कि दुनिया अभी भूखी हो गई है। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में हो गई। खास तौर पर हमारा कुछ प्रोग्रामों में साथ था तो वो कह रहे थे डॉक्टर सलमान शाह कि छठा सबसे बड़ा मुल्क है। मैंने कहा बड़ा मुल्क साइज के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से है। और ये खुशी की बात नहीं है क्योंकि आप ये 22 करोड़ कर रहे हैं, 25 करोड़ हो गए हैं। ये हिसाब किताब तो देखते ही नहीं है कि भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि पिछले 5 साल में जो कंसेंसस नहीं हुआ, तो मर्दमशुमारी नहीं हुई, तो उसमें क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है? जाहिर है बढ़ी है। और ये सुपर साइकिल, ये जो डिमांड है दालों की, चीनी की, आटे की, ये बढ़ती ही जाएगी। तो ये महंगाई का दौर तो खत्म नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर इसाक डार साहब की कुछ पॉलिसीज जो डॉलर को कंट्रोल करने की पहले भी थी अब भी हैं,
तो वो अगर होती हैं तो लोग यहाँ पर 3 चीजों के फौरी तौर पर सांस लेने की जगह चाहते हैं। एक तो पेट्रोल 200 का हो जाए, डीजल 200 का हो जाए और डॉलर 200 का हो जाए, सब 200 रुपया। अगर ये अचीव हो गया तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये भी ब्रीदिंग स्पेस बोल रहा हूँ, इसमें वो नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें कोई खुशी की बात होगी। देखिए सर, ये बात तो आपने बड़ी अहम की, लेकिन यू मस्ट हैव सीन दैट द वर्ल्ड हैज़ नाउ ट्रांजिशनड एंड पाकिस्तान इन पर्टिकुलर हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स टू फील्ड पॉलिटिक्स। एक दौर में ड्राइंग रूम के अंदर फैसला हो जाता था और इस दफ़ा भी लोगों ने यही तस्वर किया था कि सिंस ही इज़ डाउन एंड आउट ही विल नॉट बी बैक, बट समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर and not only did the leader that was removed become popular, but his popularity is causing a major problem for the continuity of politics in Pakistan। बड़ी अहम बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी संजीदा और नाजुक नोयत की। तो इस पे आप मेरा क्या कमेंट क्या लेना चाह रहे हो? आप सवाल सर, मेरा और आपका मौजू तो मईशत का है, हमने बिगाड़ कहाँ पैदा करना है। हम सियासत पर तो बात करते नहीं, तो हम तो बात यही कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव हो। पैसे कमाने वाले आदमी के पास अच्छाई बुराई के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता, ना ही उसको सही और गलत में तयन करने का ज़्यादा वक्त मिलता है। वो तो रियलिटी पे बात करता है। रियलिटी क्या है ये बताएं। अली भाई देखो, अब आप ये छोड़ दो कि हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते। जब पॉलिटिक्स एक गुंडागर्दी हो जाएगी और एक ऐसी लेवल पर आ जाएगी जिसको देखते हुए टीवी देखना भी मुश्किल हो जाएगा, जो गाली गलौज। मैंने बहुत सीनियर जो हिस्टोरियंस हैं उनसे भी बातचीत की कि 1970s में, अर्ली 70s और लेट 60s में भुट्टो, मुजीबुर रहमान, क्या उनकी जबान इतनी थी? तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें भी इतनी बुरी जबान यूज नहीं की गई, इतना बिलो द बेल्ट नहीं किया गया। तो ये जो बिलो द बेल्ट हो रहा है, ये अब इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। ये आप समझ लो कि अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई पैसे कमाने वाला अलग से सिर्फ पैसे कमाने की स्कीमें करे, उसको ये स्कीमें भी देखनी पड़ेंगी। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या आने की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, महंगाई के क्या डिजिट्स हैं, लोगों की जॉब का क्या है। ये सब भी पॉलिटिक्स से कंट्रोल्ड हो रहे हैं ना ये सब। अभी आप मैं आज सर, लेकिन माल नोटू आपस की बातें, धंधा कारोबार करने वाला, माल नोटू कमाने वाला तो ये देखता है कि बारिश हो खुश्का हो पैसा आना चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो पैसा आना चाहिए। तो वो तो कोई भी हालात हो, डॉलर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसमें भी पैसा चाहिए। तो लोगों ने तो सर दबा के पैसे कमाए हैं। हालात खराब हुए तो भी पैसे अंदर किए, हालात अच्छे हुए तो भी पैसे अंदर किए। नहीं अली भाई, ऐसा नहीं हुआ है। इस दफा फर्स्ट टाइम हुआ है। आपकी बात हर जगह मैं मान जाऊंगा, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि ये जो हालात खराब हुए ना, इसमें कुछ सेक्टर तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए और कुछ सेक्टर चल पड़े हैं। अब आप जो कमोडिटीज के काम करने वाले हैं उन्होंने कमाया है, मैं नहीं कहता नहीं कमाया है, प्रॉपर्टीज वालों ने कमाया है, लेकिन बेहतरीन किस्म के डिविडेंड पे आउट वाली कंपनियों को हम लेकर बैठे हुए हैं। उनका हाल आप अभी ये देख रहे हो। आप तो इसी मार्केट को वॉच करते हो। फिर आप देखो कि इंटरनेशनली कोई कोर्ट का केस आ जाता है, पूरी मार्केट पर वो डैमेज करता है, पूरी मार्केट पर, और पूरे स्टेबल एक अच्छे नाम वाली कंपनी को एकदम तबाही की तरफ ले जाता है। तो ये भी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये वक्त नहीं रहा कि हम कहें कि भाई ये जो है हमारे दायरे से बाहर है। आपको इंटरनेशनली भी देखना पड़ता है कि किस बंदे ने किसको छेड़ा है, उसका भी इफेक्ट अब हमारी मार्केट पर आता है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखें, आपने अभी बताया कि यू फील दैट दिस इज़ नाउ ए 250 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री। एम ये कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं। वी ऑलरेडी नो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन के अंदर हमारी उतनी कंपेरेटिव भी नहीं है, ना उतनी स्प्रेड आउट है। आपको तो किसी ना किसी का सहारा ढूंढना पड़ेगा। ये दुनिया में जो आप दुनियावी तौर पे अकेले जीने की कोशिश कर रहे हैं आइसोलेशन में, ये मुमकिन नहीं है। अब यू हैव टू चूज द राइट पार्टनर। अनफॉर्चुनेटली विदाउट अ पार्टनर और विदाउट अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल वर्ल्ड, योर इकोनॉमी विल नॉट सक्सीड। व्हाई डू यू वांट टू लिव इन आइसोलेशन व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ग्लोबलाइजेशन इज द सॉल्यूशन? जी देखिए, कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सका है।
ना नॉर्थ कोरिया रह सका है, ना बर्मा रह सका है, ना ईरान रह सका है। उनके पास तो कुछ और चीजें हैं कि भाई पॉपुलेशन छोटी है। बर्मा की ये है कि एक पहाड़ है जिधर से कोई प्रोडक्ट निकलता है जो उसको कमा कर देता है। अपना नॉर्थ कोरिया के पास रॉकेट्स हैं जो एक दो मारता है तो पेमेंट आ जाती है। ईरान के पास ऑयल है। हम तो आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। खुद अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों बोल दिया है कि हमारे पास ना ऑयल है, ना गैस है, ना अब काश्तकारी रहेगी। तो ये सब देखते हुए हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। और हम पार्टनर्स के लिए तो हमेशा तैयार थे। इसीलिए मैं कहता था कि हम लोग, अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाएंगे तो अमेरिका की तरफ पार्टनरशिप का हाथ प्री पाकिस्तान बनने से पहले भी हो रहा था। ये आप जरा हिस्ट्री के किसी पुराने बॉस से पूछेगा 11 सितंबर की तकरीर के बारे में कायदे आजम की, तो हम तो उनके साथ काफी सालों से, ये जो रेल पेल कर दी ना खान साहब ने आकर के, एब्सोल्युटली नॉट, हम एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला मुल्क बंद ही नहीं सकते, क्योंकि हम एब्सोल्युटली में भी कह सकते हैं लेकिन एब्सोल्युटली नॉट किसी को नहीं कह सकते। नाजरीन, मसला कुछ इस नोयत का है कि लोग हमें नोटू देंगे, हमारा सिस्टम और आगे बढ़ेगा, तरक्की तेज़ होगी। हमारे पास सरप्लस ना होने के बराबर है। हमारे पास मुकामी तौर पर एक मईशत या माशी निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने के लिए माशी वसाइल जिनकी ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं है। और ज़फ़र मोती साहब ने भी वजाहत के साथ बताया कि हम आबादी में छठा बड़ा मुल्क ज़रूर होंगे, लेकिन रकबे में या शायद वसाइल में छठा बड़ा मुल्क नहीं है। तो सबसे पहले तो इस मुगालते या फ़लसफ़ी दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें हकीकत और हक़ाइक़ पसंद बनना पड़ेगा। तो ज़फ़र मोती साहब, अब रियलिटी आपके सामने रख दी और आपको ख़ुद भी पता है, आपने वजाहत के साथ उसके मुख्तलिफ़ अनासिर के ऊपर बात भी की। सर, हमने मईशत को आगे लेकर चलना है, हमें कलेब्रेशन करनी पड़ेगी। कलेबरेटर भले हम ना बने, लेकिन कलेब्रेशन तो करनी पड़ेगी। दुनिया के साथ हाथ में हाथ या तो डालकर या हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम मुंह मोड़ के बैठ जाएं और हम कहें कि साहब हम तो आज़ाद हैं, हमारी जो मर्जी में आएगा हम करेंगे। जी ज़फ़र मोती साहब। तो अली भाई, हम काम जो है अपनी मर्जी से इसलिए नहीं कर सकते कि हम कर्जों के बोझ तले डूबे हुए हैं, और जो कर्ज देता है ना वो अपनी हर चीज मनवाएगा। ये कर्ज का आज का रूल नहीं है कर्ज देने वालों का, ये हजारों साल से है। आप हिस्ट्री पढ़ लें। अब कई लोग कहते हैं वहां 15 रुपए का फ्यूल मिल रहा है, ईरान का नहीं ले सकते हो आप चाहे जितनी भी रशिया से कोशिश कर लो, आपको वो गैस लेने नहीं देंगे उधर से सस्ती। आपकी ट्रेन जो है वो टर्की तक, आपकी ट्रेन आपका एक्सपोर्ट को बाय रोड नहीं जाने देंगे। आप समझें इस बात को। आपको हर चीज में चारों तरफ से बॉसेस से बात करनी पड़ेगी कि मैं ये थोड़ा काम करना चाह रहा हूँ। तो आप एक छोटी सी फिगर लें कि अपना कराची पाकिस्तान चाइना के जो बॉर्डर है उस पर थोड़ी ट्रेड है ना युआन के लेवल पर भी शुरू हुई, तो वो इसलिए की कि वो प्रोडक्ट्स वो थी जिसमें अमेरिका का, यूएसए का इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोगों ने युआन में ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन जिस जगह पर इंटरेस्ट है अमेरिका का, उस जगह पर आप डॉलर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं सबसे बड़ा कर्ज में डूबा हुआ तो अमेरिका है, तो भाई वो अपनी करेंसी में डूबा हुआ है, डेब्ट में, कर्जे में, वो अपनी करेंसी छाप देगा। और क्या, हमें तो वो करेंसी निकालने के लिए, संभालने के लिए, उठाने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ्रीका हो। हमारी अपनी करेंसी में अगर हम कर्जा होता तो कोई बात ही नहीं थी, हम भी छाप लेते। लेकिन हमें अमेरिका डॉलर के ऊपर कर्ज दे रहा है, हमको वापस डॉलर ही देने पड़ रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझो कि अमेरिका तो कभी अपना कर्जा उतारेगा ही नहीं। भाई आप जब भी कहोगे कि भाई ये कर्जा चढ़ गया, तो अमेरिका कहेगा ये पकड़ो डॉलर, भाई मेरी करेंसी आज मशीन 24 घंटे चलेगा, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, लेकिन बात तो आपने जो की उसमें वजन बहुत है, लेकिन आपको पता है कड़वाहट हमारे मुल्क के लोगों को पसंद नहीं है। पॉपुलिस्ट नारे अच्छे हैं, और जब इंटरनल स्टोरीज़ पता लगती हैं कहीं से, तो पता ये लगता है कि अंदरून खाना पॉलिटिशियंस भी हमारी तरह ही सोच रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक को कुछ और ओपिनियन बनाने के लिए दे रहे होते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पब्लिक की ओपिनियन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर वो सबवर्ट कर देती है रियलिस्टिक सोल्यूशंस को।
इसके लिए थोड़ी वर्किंग नहीं करनी चाहिए कि पब्लिक को भी बैठ के बताओ भाई कि हमारे ये मसले मसाइल हैं और हम जो हैं वो आमदन गुलाम बने हैं, अपनी मर्ज़ी से गुलाम बने हैं और बतदरीज इस कर्ज़े की दलदल में फंसते खुद गए हैं, अपनी मर्ज़ी से फंसे। तो अवाम को आप कोई और बयानियाँ बेच रहे हो, हकीकत कुछ और है। क्या कहते हैं आप ज़फ़र मोती साहब? देखिए, अवाम को मैं एक अजीब बात बताऊं कि मीडिया के थ्रू जितना इस 4-5 साल में पता चला है और अवाम को जितनी नॉलेज इस सालों में मिली है इतनी किसी कभी नहीं मैंने देखी। अब अवाम को हर चीज पता होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट किधर जा रहे हैं, सेविंग्स क्या है, हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं, हमारा एलएनजी कितने में आ रहा है, एलएनजी का शिप लग सकेगा कि नहीं, बॉर्डर पर डिपॉजिट के लिए रिजर्व्स हैं कि नहीं, पानी की साइज क्या है, पानी की सप्लाई क्या है, ये पहले कहाँ किसी को पता था। अब तो अवाम रियल में मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान छोटा मोटा इकोनॉमिस्ट हो गया है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो आजकल मैंने 2013 में प्रेडिक्ट की थे तो यहाँ पर 22 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ अवाम अब प्रेडिक्ट करती है कि ये इतनी सीट लेगा, आज ये होगा, आज मरियम नवाज ये कहेगी, आज मरियम औरंगजेब ये कहेगी। तो ये सब चीजें मुझे तो लगता है कि अवेयरनेस जितना तबाही में, इतनी इकोनॉमिक डाउनफॉल में अवाम को पता चला है, इससे पहले कभी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक अहम नुक्ता है, बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया के ऊपर भी वसूल होते हैं। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि साहब स्टॉक मार्केट का बताओ। आपको मेरा तो पता होगा, मैंने काफ़ी अरसे से स्टॉक पे तो बात करना छोड़ ही दी। आपको भी प्रोग्राम पे दावत देता हूँ तो ज़्यादातर मईशत की बात करता हूँ, पहले हम स्टॉक की बात करते थे। लेकिन लोगों का तो पैसा फंसा पड़ा है। अब वो कहते हैं उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा। अब मसला यहाँ से हर तरह का हल हो गया। FATF का मसला हल, IMF का मसला हल, इसहाक डार साहब इज़ बैक, डॉलर में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं कि हमें क्यों हचकोले दे रहे हो, कभी बढ़ाते हो कभी गिराते हो, वजह पता नहीं लगती, मंतक पता नहीं लगता और मसले का हल पता नहीं लगता। उन लोगों के लिए थोड़ा बताएं भाई, जो लोग बेचारे इस खेल के बगैर रह नहीं सकते। देखिए, उनके लिए ये है कि बिल्कुल रियलिटी देख लें। आपने कहा ना कड़वाहट सुनने को तैयार नहीं है, पीने को भी तैयार नहीं है कड़वाहट पाकिस्तान। लेकिन ये है कि ये इनको तैयारी करनी होगी कि देखें कैश फ्लो का पाकिस्तान में एक इमरजेंसी लगी हुई है। यहाँ पर जो अच्छे कंपनियां यानी 24%, 22% सालाना देने वाली, वो डोले वो स्क्रिप्ट कर रहे हैं। अब वो ये है कि कोई नया मसीहा आए, कोई फंड आए, कोई आपकी करेंसी स्टेबल हो, तो कोई गोरा आए, हांगकांग से आए, चाहे वो सिंगापुर से आए कोई, तो वो है ना, ये अपने होंठों पर भी वो गजलें भी आएंगी वापस। तो वो जो अगर जब तक वो नहीं आते तो ये क्रिएटिविटी, ये मार्केटों को मसाइल में होंगे। और फिर जब ये रोज के ऑडियो लीक्स और विकी लीक्स और पनामा लीक्स ये होते रहेंगे और ये जो डॉलर की डीस्टेबलाइजेशन है, मैं तो कहूंगा पाकिस्तानी करेंसी की, ये इसको जब तक आप संभाला नहीं दोगे, हमारी 24% क्या 30% भी रिटर्न कंपनियां देने लगेंगी तो भी यहाँ पर लोग आते हुए डर रहे हैं। और आप देखें कि अब आपका ये सुपर टैक्स जो लगा है, इसके बाद आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस की लेवल तो देखिए दुनिया में नहीं है। दुनिया में 5वें नंबर पर वो करेंसी है जो फ्लक्चुएट की है वीकेस्ट पे, और दुनिया में हाईएस्ट टैक्स के ब्रैकेट के अंदर जो 4-5 मुल्कों में उसमें हम आ गए हैं। तो ये देखते हुए, सुपर टैक्स को देखते हुए, ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, अभी इतनी बड़ी एक खबर थी कि थर्कोल से और 300-350 मेगावाट एक कंपनी बना रही है, उसका तो खबर आने के बाद वो उसमें तो 4 चांद लग जाना चाहिए था उस स्क्रिप्ट में, लेकिन नहीं लग रहे क्योंकि पीछे से बायर अभी नहीं आ रहा। जब तक आप स्टेबल करेंसी नहीं दोगे तब तक बायर नहीं आता। देखो, खिलाड़ी को आपने एवेन्यूज अब बहुत दे दिए। जफर साहब खुल के बात करते हैं। पहले खिलाड़ी के पास एक ही एवेन्यू होता था, वो स्टॉक में आके पैसा लगाता था या फिर वो पिलाट ले लेता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि पिलाट भी वो लेता था तो उसके पास इतनी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं थे। अब इशू ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट से हट के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की मार्केट में इतनी ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई कि लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आपको पता होगा, ये तो बताते नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट ने एक एवेन्यू खोल दिया। अब ये कह रहे हैं कि रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन अफवाहें तो हैं कि लोग खेल रहे हैं उस मार्केट में। फिर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आ गई। आपको पता है जुआरी तो पक्के हैं हमारे
कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये भी एक सुनी हुई बात है कि लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब गलत है सही है मुझे नहीं पता, जुआरी हैं कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। फिर क्रिकेट का सीज़न भी आ गया, आपको पता है जो सट्टा खेलने का शौकीन हो वो क्रिकेट में भी खेलना शुरू कर देता है। खुल के बात करते हैं, सुना है मैंने, अब सही है या गलत है ये मुझे पता नहीं। और फिर आपने डॉलर का ऐसा एवेन्यू दिया, उसमें इतनी लचक पैदा कर दी कि वो वॉलीटिलिटी जो कि मार्केट में होनी चाहिए वो आपने वहाँ दे दी, लोग वहाँ पर भी खेल रहे होंगे, ऐसा भी सुनने में आया है। तो आप मुझे बताओ, आपने दरवाजे इतने खोल दिए, स्टॉक तो 8वां 9वां दरवाजा बन गया फिर अब। देखिए वो बात बिल्कुल सही है आपकी कि रेवेन्यूज बन गए हैं, लेकिन ये सब रेवेन्यूज पर हुकूमत तो हमेशा ये कहती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल होता तो आज ये कैच ना छूटते ऐसे जो कैच छूटते हैं। मेरे ख्याल में ये इतना ही कहना काफी होगा, लेकिन ये है कि ये रेवेन्यूज जो हैं ये कोई ना कोई अंडर द टेबल इनको प्रमोट कर रहा है। और ये स्पेक्यूलेटर जो आप कह रहे हो ना, उनको पता नहीं है कि भाई ये इतनी बड़ी खतरनाक गेम है कि पूरा पाकिस्तान इसमें डूब सकता है। इसमें ये नहीं है कि खुद ही वो डूबेंगे, इसकी एडिक्शन जो ये क्रिप्टो करेंसी की और एडिक्शन है, ये छोटा मोटा मुल्क वाइप आउट कर देगी। तो ये तो बड़ा संजीदा और संगीन मसला है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट तो फिर भी आपकी स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है बहुत, और उसमें रिस्क कंट्रोल के आप लोगों ने बड़े फैक्टर लगाए। क्या ज़माना था वो भी, ज़फ़र मोती साहब, सुबह में लोग जागते थे और स्टॉक के बारे में पहला सवाल पूछते थे, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशंस होती थी, पता नहीं मंतकी थी नहीं थी। और पीएसडीपी के ऊपर मुझे याद है घंटों स्टॉक के एनालिस्ट बैठकर बातें किया करते थे कि पीएसडीपी बढ़ गया कम हो गया। अरे वो भी क्या दौर था, अब तो सब ख़त्म हो गया। इस एनालिसिस की कोई अहमियत थी भी या नहीं? देखिए उस टाइम का जो मुल्क की रौनक थी ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुशर्रफ के टाइम का मुल्क का रौनक ही अलग। 4 फिगर्स आपको दूंगा, 60-61 का डॉलर, 2.5% का इंटरेस्ट रेट, अपना 7.5 से 8% का जीडीपी, भले कुछ इसमें गड़बड़ भी होगी। और सबसे बड़ी बात कि एफबीआर में मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें फाइलर बनाओ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो उस टाइम का अब के टाइम को कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब वो जो टाइम था मुशर्रफ का, वो कई मतलब फेसबुक पर और लोग भेजते हैं कि याद आ रही है जब वो 15 रुपए का आटा था ना 20 रुपए की चीनी थी, और ये सब भेजते हैं। वो फिगर्स तो नजर भी नहीं आएंगे कभी, लेकिन ये फिगर जो मैंने आपको कहा है, ये जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, ये भी मुझे कभी नजर नहीं आते मेरी लाइफ टाइम में। बड़ी अहम बात थी जो आपने की, और इस मौजू पर आगे भी कोशिश करेंगे, माशी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़िर मैसेज ऑन फेसबुक, अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।